वेलकम टू साइलेंट आईक्यू स्टडी क्लासेस। आज हम वर्तनी शुद्धि के 5 ब्रह्मास्त्र नियम आसान ट्रिक्स के साथ समझेंगे, जिससे आप तुरंत सही उत्तर पहचान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना की जाए। परीक्षा हॉल के अंदर एक अजीब सी शांति है। दीवार पर टंगी घड़ी की आवाज सीधा धड़कन से टकरा रही है और स्क्रीन पर एक सवाल चमकता है, हिरण्यकशिपु की सही वर्तनी पहचानिए। और उसके ठीक नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, वो बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह लगते हैं। बिल्कुल। एक में श पूरा है, दूसरे में हादा है, तीसरे में मात्रा इधर है। मतलब उस एक पल में ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग की मेन पावर सप्लाई ही काट दी हो। वो जो दिमागी सुन्नपन छाता है ना, उसमें हर सही रास्ता भी गलत ही लगने लगता है। हाँ, वो परीक्षा कक्ष का सबसे भयानक भ्रम होता है। पसीने छूटने लगते हैं। और देखिए, इस भ्रम का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रतियोगी हजारों शब्दों की वर्तनी को बिना किसी आधार के रटने की कोशिश करते हैं। उन 5 ब्रह्मास्त्र नियमों को डीकोड किया जाए जो इस पूरे भ्रम के जाल को काट सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर पूरे के पूरे शब्द का ही रूप बदल देता है। मेरा मतलब है प्रत्यय। और इसमें भी सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है इक प्रत्यय के बिल्कुल अंत में है। लेकिन इसका पूरा का पूरा जादुई प्रभाव शब्द के सबसे पहले अक्षर पर पड़ता है। पहले अक्षर पर अंत में जुड़कर। हाँ, नियम यह है कि जब भी किसी शब्द के अंत में इक जुड़ता है तो उस शब्द का जो सबसे पहला स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। जैसे अगर शब्द का पहला स्वर अ है तो वो आ में बदल जाएगा। समाज बन जाता है सामाजिक, अध्यात्म बन जाता है आध्यात्मिक। रुकिए एक मिनट, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। इंटरनेट पर बड़े बड़े गुरुओं के वीडियो देखे जा सकते हैं जहां वो खुद मंच से आध्यात्मिक बोल रहे होते हैं। तो क्या वो सब गलत बोल रहे हैं? जो गुरु आध्यात्मिक बोल रहे हैं वे व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध बोल रहे हैं। सही शब्द आध्यात्मिक ही है। अच्छा, लेकिन ये नियम थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब अगर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में कुछ जोड़ा जाए तो इंजन का रंग थोड़ी बदल जाएगा। ये प्रत्यय अंत में जुड़कर पहले अक्षर को क्यों बदल रहा है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका जवाब हमारे शरीर के भीतर छुपा है, जिसे ध्वनि विज्ञान या फोनेटिक्स कहते हैं। देखिए, जब हम किसी शब्द के अंत में इक बोलते हैं, जैसे समाज के अंत में इक, तो हमारी जीभ और तालू को एक झटके वाला कठोर स्वर निकालना पड़ता है। हाँ, एक बोलते समय पेट से एकदम से हवा बाहर फेंकनी पड़ती है। एक झटका सा लगता है। एकदम सही पकड़ा। अब इस ध्वन्यात्मक झटके को संभालने के लिए और ताकि बोलते समय हमारी सांस बीच में ना टूट जाए, हमारा दिमाग मुंह से निकलने वाली हवा को पहले स्वर पर ज्यादा दबाव डालने का निर्देश देता है। अच्छा, ताकि एक संतुलन बना रहे। बिल्कुल। फेफड़ों को ज्यादा हवा भरनी पड़ती है, इसीलिए पहला स्वर अपने आप लंबा या भारी हो जाता है। वो सामाजिक नहीं होता, वो सामाजिक हो जाता है। अरे वाह, मतलब ये कोई थोपा हुआ नियम नहीं है, ये तो हमारे फेफड़ों का विज्ञान है। अगर इसे एक उपमा से समझा जाए तो मुझे लगता है कि एक प्रत्यय एक बहुत भारी और वीआईपी मेहमान की तरह है। वीआईपी मेहमान, वो कैसे? देखिए, जब कोई वीआईपी मेहमान घर के पिछले दरवाजे से भी रहने आ रहा हो ना, तो स्वागत के लिए घर के मालिक को, जो कि शब्द का पहला अक्षर है, अपना साधारण रूप छोड़ना ही पड़ता है। उसे मेहमान के रुतबे के हिसाब से एक बड़ा सूट पहनना पड़ता है, इसलिए अ बन जाता है आ। ये वीआईपी मेहमान वाली उपमा तो एकदम सटीक है। और मजे की बात यह है कि ये वीआईपी मेहमान सिर्फ अ को ही आ में नहीं बदलता। अगर घर के मालिक ने पहले से ही कोई दूसरी पोशाक पहनी है तो उसे और भारी कर देता है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर शब्द का पहला स्वर ई या ए है तो एक जुड़ने पर वो और भी भारी होकर ए में बदल जाता है। इतिहास का उदाहरण लें, जब इसमें एक जुड़ता है तो वो ऐतिहासिक नहीं रहता, ई बदल जाता है ए में और सही शब्द बनता है ऐतिहासिक। ओहो, मतलब नीति का नी बन जाएगा नय, यानी नैतिक। बिल्कुल। और अगर पहला स्वर ऊ या ओ हो, तब बोलते समय मुंह को और ज्यादा गोल करना पड़ता है और ध्वनि औ में बदल जाती है। उद्योग में जब इक जोड़ा गया तो ऊ बदल गया औ में, औद्योगिक। भूगोल का बन गया भौगोलिक। ये तो बहुत ही तार्किक है। लेकिन अब यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर एक मेहमान पहले अक्षर को इतना बड़ा कर देता है तो एक प्रत्यय ऐसा भी है जो शब्द के दोनों सिरों के साथ खेलता है।
जो शुरुआत में तो चीजें बढ़ाता है लेकिन अंत में कैंची चला देता है। आपका इशारा य प्रत्यय की तरफ है ना? हाँ, ये य प्रत्यय तो मुझे माइनस मार्किंग के किसी खूंखार नियम की तरह लगता है। और यह है भी। य प्रत्यय एक दो-धारी तलवार है। ये पहले नियम की तरह शब्द के पहले अक्षर को बड़ा तो करता है, लेकिन शब्द के आखिरी अक्षर को काटकर आधा कर देता है। जैसे मधुर शब्द को लिया जाए, अच्छा, जब इसमें य जुड़ता है तो शुरुआत का म बन जाता है मा, लेकिन जो अंत का र है वो य के कारण आधा हो जाता है। तो सही वर्तनी बनती है माधुर्य। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ऐसा बिना किसी कारण के होता है। बेचारे आखिरी अक्षर ने य का क्या बिगाड़ा है कि वो उसे आधा कर देता है? कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी बोलने की गति और जीभ के फिसलने का मामला है। दरअसल यह एक अंतस्थ व्यंजन है जिसे सेमी ववल भी कहते हैं। जब हम किसी शब्द के अंत में यह बोलते हैं तो हमारी जीभ इतनी तेजी से तालु को छूकर फिसलती है कि पिछले अक्षर को पूरा बोलने का समय ही नहीं बचता। एकदम सही। समय की कमी के कारण वो अक्षर आधा ही रह जाता है। इसी वजह से सुंदर में य जुड़ने पर शुरुआत का सु बन जाता है सौ और र आधा होकर शब्द बनता है सौंदर्य। और स्वस्थ का बन जाता है स्वास्थ्य, क्योंकि स्व का हो गया स्वा और आखिरी था आधा रह गया। बिल्कुल। स्वास्थ्य, ये शब्द तो रोज अस्पतालों के बाहर बोर्ड पर देखा जाता है। और मजे की बात यह है कि आधे से ज्यादा जगह ये गलत लिखा होता है, स्वास्थ्य लिखा होता है, पीछे का ये गायब भी कर देते हैं लोग। हाँ, बहुत आम गलती है ये। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहा सुंदर से सौंदर्य बनता है, लेकिन मैंने कल ही एक बहुत बड़े अखबार में सौंदर्यता शब्द पढ़ा है। टीवी डिबेट्स में भी लोग बोलते हैं प्रकृति की सौंदर्यता। तो क्या इतने बड़े बड़े पत्रकार सब गलत लिख रहे हैं? साफ शब्दों में कहा जाए तो हाँ, वे 100% गलत लिख रहे हैं। आयोग का ये सबसे पसंदीदा जाल है जिसे डबल प्रत्यय ट्रैप कहते हैं। डबल प्रत्यय ट्रैप? हाँ, व्याकरण का एक बहुत ही सख्त नियम है। य और ता दोनों ही भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं। व्याकरण इन दोनों को एक ही शब्द में एक साथ कभी बर्दाश्त नहीं करता। या तो शब्द सौंदर्य होगा या फिर सुंदरता। सौंदर्यता जैसा कोई शब्द हिंदी में है ही नहीं। कमाल है। मतलब ये तो किसी कंपनी के ऑफिस बजट की तरह हो गया। मान लीजिए व्याकरण के कार्यालय में भाववाचक संज्ञा बनाने का एक काम है। अब एक ही काम के लिए दो कर्मचारियों यानी य और ता को एक साथ वेतन तो नहीं दिया जा सकता ना? सही बात है। या तो य को काम पर रखा जाए या फिर ता को। सौंदर्यता लिखकर अगर दोनों को काम पर रखेंगे तो बजट ही बिगड़ जाएगा। ये बजट वाली उपमा बिल्कुल सटीक है। एक ही पद पर दो लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। खैर, अगर हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अभी तक हमने देखा कि कैसे शब्द कटकर आधे हो जाते हैं, लेकिन आधे अक्षरों का एक और विज्ञान है जहां हमारी आंखें हमें साफ साफ धोखा देती हैं। इसे हम व्याकरण का दृष्टिभ्रम कह सकते हैं। दृष्टिभ्रम? मुझे लगता है मैं खुद इस भ्रम का शिकार रही हूँ। एक शब्द है अतिशयोक्ति। मैं हमेशा इसमें आधा श ही लिखती थी और इसके पीछे मेरा तर्क था हम सब बोलते समय अतिशोक्ति ही तो बोलते हैं। श तो आधा ही निकलता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बिना संधि के गणित को समझे ये भ्रम दूर नहीं हो सकता। चलिए अतिशयोक्ति को धीरे धीरे तोड़ा जाए। इसका संधि विच्छेद है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब क्या होता है? अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है कथन या बात। अब जरा मूल शब्द अतिशय पर ध्यान दीजिए। क्या इसमें श आधा है? नहीं, अतिशय में तो श पूरा है। अ ते श य। बिल्कुल। और जब इस अतिशय में उक्ति का ऊ जुड़ता है तो स्वर संधि के नियम से वो आखिरी अक्षर य में ओ की मात्रा लगाता है। श से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। अरे हाँ, इसलिए श पूरा ही रहता है। सही शब्द है अ ते श यो ती। ओहो, मतलब श तो पहले वाले शब्द का हिस्सा है, वो कोई आधा अक्षर है ही नहीं। ये तो सच में दिमाग के जाले साफ करने वाला पल है। लेकिन फिर उज्जवल शब्द का क्या? सड़कों पर हर जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, उज्जवल भविष्य, और उनमें एक जो आधा और एक जो पूरा लिखा होता है। वो होर्डिंग्स पर लिखा शब्द पूरी तरह अशुद्ध है। अगर उज्जवल का विच्छेद किया जाए तो वो है उत प्लस ज्वल। अब ध्यान से सुनिएगा, उत में जो त है वो आधा है। व्यंजन संधि के कारण ये आधा त बदलकर आधे ज में तब्दील हो जाता है।
अच्छा, और जो दूसरा शब्द है ज्वल, उसमें तो पहले से शुरुआत में आधा ज मौजूद है। तो पहला आधा ज आया उत से और दूसरा आधा ज आया ज्वल से। एकदम सही। इसलिए उज्ज्वल में दोनों ज हमेशा आधे ही रहते हैं, पूरा ज आ ही नहीं सकता। इसी तरह परीक्षाओं में ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, जिसमें त और स दोनों आधे होते हैं। और एक शब्द है सन्यासी। हाँ, सन्यासी का विच्छेद है सम प्लस न्यासी। सम के म के कारण ऊपर बिंदी आती है और न्यासी का आधा न पहले से है, तो सन्यासी में ऊपर बिंदी और आधा न दोनों एक साथ आते हैं। तो ये बात साफ हो गई कि बिना संधि को समझे आंखें धोखा देती रहेंगी। लेकिन अगर आंखें धोखा दे रही हैं तो उसका इलाज तो किताब है। पर क्या हो जब हमारे कान और हमारा समाज ही हमसे झूठ बोल रहा हो? आपका मतलब आम बोलचाल की अशुद्धियों से है? हाँ, मेरा मतलब है आम बोलचाल का वो मीठा जहर जो क्षेत्रीय बोलियों से हमारे खून में उतर जाता है। हम जैसा गलत सुनते हैं वैसा ही गलत परीक्षा में लिख देते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है और परीक्षक इसी का फायदा उठाते हैं। कवयित्री इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। लोग पुल्लिंग शब्द कवि को देखते हैं और सोचते हैं कि स्त्रीलिंग बनाते समय बस कवि के आगे कुछ जोड़ना है, तो वे कवयित्री लिख देते हैं। हाँ, क्योंकि लगता है कि कवि तो रहेगा ही। लेकिन संस्कृत की मूल धातु के कारण जब प्रत्यय जुड़ता है तो मात्रा व से खिसक कर य पर चली जाती है। व पर कोई मात्रा नहीं बचती। सही शब्द है कवयित्री। इसी तर्क से रचयिता कोई शब्द नहीं है, सही वर्तनी रचयिता है। इस सुनी सुनाई बात पर मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा है। 90 के दशक में टीवी पर रामायण आती थी ना, तो जब भी कोई देवता गायब होते थे पीछे से एक भारी आवाज आती थी कि भगवान अंतर्धान हो गए। हाँ, बहुत आम धारणा है ये। मैं सालों तक यही मानती रही कि गायब होने का मतलब है किसी गहरे ध्यान या मेडिटेशन में चले जाना। इसीलिए मैं हमेशा अंतर्ध्यान लिखती थी। देखिए, ये दिलचस्प तो है, लेकिन व्याकरण की कसौटी पर पूरी तरह गलत है। इस शब्द का ध्यान या मेडिटेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। यह शब्द बना है अंतर और धान से। धान? हाँ, संस्कृत में धान का एक अर्थ होता है छिपना या ढक लेना। इसलिए जब कोई गायब होता है तो वो अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं। क्या बात है! ऐसे ही एक और शब्द है अनाधिकार। लोग सोचते हैं अधिकार का उल्टा अनाधिकार होगा, लेकिन विच्छेद है अन, जिसमें न आधा है, प्लस अधिकार। जब आधे न में अधिकार का स्वर अ जुड़ता है तो न सिर्फ पूरा होता है, उसमें आ की मात्रा नहीं लगती। तो सही शब्द अनधिकार है, ना कि अनाधिकार। और आम बोलचाल की इस चर्चा में एक नाम तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, अहिल्या। हमारे देश में अहिल्याबाई होलकर के नाम पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सड़कें हैं, टीवी सीरियल्स का नाम अहिल्या होता है, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? ये भाषा के अपभ्रंश होवे का बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सब अहिल्या बोलते हैं, लेकिन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सही शब्द अहल्या है। इसमें ह पर छोटी ई की मात्रा नहीं होती। लेकिन लोग तो हमेशा मात्रा लगाते हैं। क्योंकि आम बोलचाल में उच्चारण की सुविधा के लिए लोगों ने ह पर मात्रा लगा दी, लेकिन परीक्षाओं में अगर अहिल्या टिक किया तो नंबर जरूर कटेंगे। सही वर्तनी अहल्या ही है। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे पूरा समाज एक गलत वर्तनी को अपना सकता है। लेकिन बोलने और लिखने के इस भारी अंतर का सबसे बड़ा शिकार मुझे लगता है वो ऊपर उड़ने वाला र होता है, जिसे रेफ कहते हैं। बिल्कुल। शादियों के कार्ड पर आशीर्वाद लिखते समय लोग अक्सर श पर ही र की मात्रा लगा देते हैं, जो पढ़ने में आशीर्वाद लगता है। मुझे तो ये उड़ने वाला र किसी शरारती ट्रेन के यात्री की तरह लगता है। ट्रेन का यात्री? ये कैसे? देखिए, रेफ वो यात्री है जिसका नाम जिस स्टेशन यानी जिस डिब्बे पर पुकारा जाता है, वो उस डिब्बे में ना चढ़कर ठीक अगले डिब्बे की छत पे जाकर बैठ जाता है। जैसे हम बोलते हैं आशीर्वाद। अच्छा। यहां र का उच्चारण शी के तुरंत बाद हुआ, तो यात्री का नाम शी के बाद पुकारा गया, लेकिन वो शी की छत पर नहीं बैठेगा। वो कूदकर ठीक अगले अक्षर यानी वा की छत पर बैठेगा। अरे वाह, ये तो उस उड़ने वाले र को याद रखने का बहुत ही विजुअल तरीका है। जो आवाज जहां सुनाई दे, मात्रा उसके अगले अक्षर पर लगानी है। और इस रेफ के साथ एक और बहुत बड़ा भ्रम है, श्रृंगार शब्द का। हाँ, आजकल टाइपिंग फॉन्ट में भी ये गलत आता है। लोग श में नीचे र की तिरछी डंडी भी लगा देते हैं और साथ ही री की मात्रा भी। व्याकरण का नियम साफ कहता है कि एक ही व्यंजन में र और री दोनों ध्वनियां
एक साथ नहीं आ सकती। ये गले से बोला ही नहीं जा सकता। सही शब्द श्रृंगार है, जहां श के नीचे सिर्फ री की मात्रा होती है। ये सब देखने के बाद ये तो शीशे की तरह साफ है कि वर्तनी पूरी तरह से एक विज्ञान है। लेकिन हर विज्ञान में कुछ जिद्दी अपवाद होते हैं ना, जो किसी नियम को नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाषा कोई फैक्ट्री में बनी चीज नहीं है। कुछ शब्द ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के कारण आते हैं, जो आज के नियमों में फिट नहीं बैठते। इन्हें कहानी के साथ याद रखना पड़ता है। जैसे वो हिरण्यकशिपु वाला शब्द जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। एकदम सही। बचपन से हमने प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप सुना है, लेकिन ग्रंथों के आधार पर सही शब्द हिरण्यकशिपु है। श पर छोटी और प पर छोटे ऊ की मात्रा। इसी तरह के अपवाद हैं वाङ्मय और कुमुदिनी। और एक नाम जो पूरी दुनिया जानती है, महर्षि वाल्मीकि। इसमें भी तो अपवाद है ना? हाँ, वाल्मीकि सबसे प्रसिद्ध अपवादों में से एक है। इसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वाल्मीकि शब्द बना है वाल्मीक से। संस्कृत में वाल्मीक का अर्थ होता है दीमक की बांबी या दीमक का घर। अच्छा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महर्षि तपस्या में लीन थे तो उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया था। इसी कारण जब वाल्मीक में ई प्रत्यय लगा तो व का वाह हो गया, म पर बड़ी ई आई और क पर छोटी ई। शब्द बना वाल्मीकि। क्या बात है। अगर किसी को ये दीमक वाली कहानी पता हो तो वो जिंदगी में कभी वाल्मीकि की स्पेलिंग गलत नहीं करेगा। फिर कंप्यूटर बन जाता है। बस ये 5 नियम, प्रत्यय का वीआईपी मेहमान, आधे अक्षरों का भ्रम, आम बोलचाल की गलतियां और ट्रेन की यात्री रेफ की स्थिति, इन्हें समझ लिया जाए तो सही विकल्प खुद चमकने लगेगा। तो इस सब का निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्तनी रटने का नहीं बल्कि लॉजिक और विज्ञान का विषय है। लेकिन जाते जाते एक विचार है जो दिमाग में अटका हुआ है। वो क्या विचार है? आज हमने देखा कि व्याकरण के नियम कितने सख्त होते हैं, लेकिन भाषा तो एक बहती हुई नदी है ना। जैसा हमने अहिल्या शब्द के बारे में बात की, आज करोड़ों लोग बड़ी किताबें अहिल्या को अहिल्या लिखते हैं, जो अशुद्ध है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 100 या 200 साल बाद आम इंसान की यही गलत बोलचाल इतनी हावी हो जाए कि भविष्य की व्याकरण की किताबों को झुकना पड़े और वो अहिल्या को ही सही मान ले? ये भाषा विज्ञान का सबसे गहरा दार्शनिक प्रश्न है। क्या व्याकरण अपनी जंजीरों से भाषा को चलाता है, या फिर इंसान अपनी जीभ से व्याकरण के पुराने नियम ही बदल देता है? ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। अगली बार जब सड़क पर कोई बड़ा सा सरकारी होर्डिंग दिखे और उस पर गलत स्पेलिंग हो तो जरूर सोचिएगा, क्या ये किसी की नासमझी है या फिर जाने अनजाने में भविष्य की किसी नई भाषा का जन्म हो रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम दिया जाता है। फिर मुलाकात होगी, तब तक सीखते रहिए।